तो लास्ट एपिसोड में हमने जापान के एडवेंचर्स देखे और हमें सबसे आखिर में उनके पता चलता है कि हराडा को भी वहाँ पर ज़बरदस्ती लाया गया था। हराडा किसी के साइड नहीं था, बल्कि वो इस बात पे गुस्सा था कि अमेरिकन ने उसको किडनैप करा और बिला वजह वहाँ पे रखा हुआ था। लेकिन कैप्टन अमेरिका उसको बताते कि वो अमेरिका नहीं था बल्कि शील्ड, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो अंदर से सड़ चुकी है और हम भी इसी बात का पता लगा रहे हैं। लेकिन हराडा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन वो अवेंजर्स उसको वहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि अब वो उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि शील्ड ने ही गलत किया था। और हमें वहाँ से वापसी में पता चलता है कि जब वो लोग मैडम हाइड्रा को लेकर आ रहे होते हैं, जेसिका ड्रू जो है मैडम हाइड्रा को उस प्लेन से आज़ाद करवा देती है। और हमें ये भी पता चलता है आखिर में कि रॉनिन जो है, हम जिसको आज तक लड़का समझते हुए आ रहे थे, वो एक लड़की है जिसका नाम माया लोपेज है और वो एको के नाम से जानी जाती है। और वो इस मिशन के बाद वहाँ से दोबारा जापान चले जाती है। लेकिन इन सब के एंड में हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका जेसिका से पूछते हैं कि क्या तुम अब हमें बताओगी कि तुम किसके लिए काम करते हो, क्योंकि वो लोग सब समझ गए थे कि कल रात जो हुआ था उसमें जेसिका का ही हाथ था और उसने वो जानबूझ के किया था। अब आगे तो हम यहीं से वहीं शिफ्ट हो जाते हैं जेसिका और कैप्टन की बातों में। तो कैप्टन अमेरिका उससे पूछते हैं, लेकिन जेसिका बोलती है कि कम ऑन कैप, क्या पूछ रहे हो तुम भी, आपको तो पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मैंने तुमसे यही पूछा है कि तुम आखिरकार किसके लिए काम करती हो और मुझे इसका जवाब चाहिए। तो वो बोलती है कि कैप्टन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको मुझ पर पूरा भरोसा है। तो कैप्टन बोलते हैं कल रात जो हुआ उसके बाद भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मुझे ये बताओ कि मैडम हाइड्रा का कौन सा कर्जा है तुम्हारे ऊपर। जेसिका जो है पहले बताने की कोशिश नहीं कर रही होती है, वो कैप्टन अमेरिका से बहुत ज़्यादा डर रही होती है। लेकिन कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मुझे अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, तुम मुझे सिर्फ सच बताना, इससे क्या होगा कि तुम जिंदा बची रहोगी। अगर तुमने कहीं पे भी झूठ बोलने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे जेसिका जो है बैठ के कुछ सोचने लगती है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि वहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ अपनी तरफ से झूठ सोचने की। एजेंट ड्रू वो बोलती है कि मैं कुछ सोच नहीं रही कैप्टन, मैं एक सिनेरियो बनाना चाह रही हूँ कि मैं आपको किस तरह से बता सकूँ और आप मुझे आखिर में मारे ना ही। कैप्टन बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला, तुम मुझे बस बताओ कि तुम आखिरकार काम किसके लिए करती हो। तो जेसिका अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है और बोलती है कि बहुत पहले की बात है, आपने मेरी फाइल तो पढ़ी होगी कि मेरे पास सुपर पावर्स वगैरह थी। तो वो अपनी कहानी बचपन से बताना शुरू करती है और बोलती है कि मेरे डैड को गॉड ही पूछेगा क्योंकि उन्होंने जो मेरे डीएनए के साथ करा उसके बाद मेरे पास कुछ अजीब सी पावर्स आ गई थी। और जब मैं 17 साल की थी तभी मुझे हाइड्रा ने अपने अंदर भर्ती कर लिया था। लेकिन थैंक गॉड निक फ्यूरी का, उन्होंने मुझे उस हाइड्रा के चंगुल से निकाला और एक एजेंट ऑफ शील्ड बनाया और मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी थी जिसमें इज्जत भी थी और दौलत भी थी। और वो बताती है कि लेकिन एक दिन ऐसा आया था कि मेरी पावर्स ने काम करना छोड़ दिया था, मेरे पास अब कोई पावर नहीं थी, मैं बिल्कुल ग्राउंडेड हो गई थी। अब ना मैं एजेंट बन सकती थी, ना शील्ड के लिए काम कर सकती थी, ना एक एवेंजर्स बन सकती थी, ना किसी की जान बचाना चाहती थी। मतलब अब मैं बिल्कुल आम सी औरत बन गई थी और मेरी ज़िंदगी में करने के लिए कुछ खास था ही नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बोर हो चुकी थी। और बताती है कि एक दिन मैं इसी तरह अपने घर के अंदर थी और वहाँ पे एक आदमी आया हाइड्रा की तरफ से और उसने मुझे बोला हम जो है तुम्हारी पावर्स तुम्हें वापसी दे सकते हैं और तुम जो हो वही दोबारा से ज़िंदगी गुजार सकती हो जैसे तुम पहले थी, यानी एक सुपर हीरो वाली, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे कुछ काम करने पड़ेंगे। और वो कैप्टन को बताती कि उन्होंने मुझे मेरी पावर्स वापसी देने का वादा करा और उन लोगों ने मुझसे वापसी बदले में ये मांगा कि मैं दोबारा से शील्ड में भर्ती हो जाऊँ। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं मतलब वो तुम्हें डबल एजेंट बनाना चाहते थे। तो जेसिका बोलती है हाँ। तो और जेसिका ये बताती है कि उन लोगों ने मुझे ये पावर ऑफ़र करी थी, इसका ये मतलब नहीं था कि मैं उसमें से चूज़ करूं कि मुझे वो पावर चाहिए या नहीं चाहिए। अब मुझे लाजमी उनको फ़ोन करना था वरना वो लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ते और अब मेरे पास कोई पावर्स भी नहीं थी। और वो लोग अब चाहते थे कि मैं दोबारा निक फ्यूरी को कॉल करूँ और उनको बोलूँ कि मेरे पास पावर्स वापसी आ गई हैं और मुझे दोबारा से भर्ती कर लीजिए। और अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे निक फ्यूरी को कॉल करनी ही पड़ी। और हम देखते हैं कि जेसिका निक फ्यूरी को कॉल करती है और निक फ्यूरी से मिलते यही बोलते हैं कि डू इट, यानी कर लो। तो जेसिका एकदम चलवाती है कि अब तुम पागल हो गए निक, मैं तुमसे यहाँ पे इसलिए बात करने नहीं आई थी कि तुम मुझे इन सब में वापसी दोबारा डाल दो। तो निक फ्यूरी बोलता है कि सही है, तुम अपनी पावर्स वापसी ले लो, मैं तुम्हें वापसी काम पे लगा दूंगा और मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा जो तुम उनको फीड करती रहोगी और सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो लोग खुश रहें और हमारा कोई नुकसान ना हो। तो मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि निक फ्यूरी जो है अब उसको अपने लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मतलब वहाँ से हाइड्रा ने उसको डबल एजेंट बनाया, अब निक फ्यूरी भी उसको बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए डबल एजेंट बनो, तुम मुझे हाइड्रा की इन्फॉर्मेशन लाके देते रहना इस तरह से। मतलब यहाँ पर बेचारी जेसिका जो है बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। तो निक फ्यूरी बोलता है वैसे भी तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, वो लोग तुम्हें मार ही देंगे, अगर तुम अपनी पावर्स वापसी ले लो तो हो सकता है तुम बच जाओ। उन्होंने जो है तुम्हें टारगेट कर लिया है और अब मेरे ख्याल से तुम्हारे पास भी अच्छा मौका है उनको टारगेट करने का और अपने बदले वापसी लेने का। तो जेसिका पीछे मुड़ के बोलती है कि वो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं। निक फ्यूरी बोलते हैं चलो ये तो अच्छी बात है, वो लोग देख रहे हैं, अब उनको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि वो तुम मुझसे मिलने आई थी और मैं तुम्हें भर्ती कर रहा हूँ। तो निक फ्यूरी बोलते हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे पास एक हाई टेक बीट्स हैं जिसकी वजह से वो हमारी कोई बात नहीं सुन सकते हैं। तो जेसिका बोलती है कि मेरा दिल चाह रहा है मैं ज़ोर से चिल्लाऊँ, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। तो निक फ्यूरी बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, चिल्लाओ, मैंने बताया ना कि वो लोग हमें नहीं सुन सकते हैं।
निक फ्यूरी बोलते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें हर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि तुम ये जाके उनको बताओ, सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उनको शक ना हो कि तुम हमारे साथ मिली भी हो और वो हमारा कोई नुकसान ना कर पाए, लेकिन जब राइट टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम्हें वो बटन दबाना होगा जिससे पूरी पूरी हाइड्रा ख़त्म हो जाएगी, तुम मेरी सबसे ज़बरदस्त एजेंट बनोगी। जेसिका बोलती है कि मैंने सोचा था मैं तुमसे मिलने आऊँगी तो तुम मुझे प्लास्टिक सर्जरी ऑफर करोगे और एक अलास्का का टिकट देके मुझे यहाँ से भगा दोगे। निक फ्यूरी बोलते हैं मुस्कुराती रहो, वो लोग हमें देख रहे हैं। और निक फ्यूरी बोलते हैं कि याद है मैंने तुम्हें एक दिन हाइड्रा के चंगुल से बचाया था और तुमने मुझसे कहा था कि मैं एक दिन आपका कर्ज ज़रूर उतारूंगी। जेसिका बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल सही वक्त आपने ढूंढा अपने कर्ज लेने का। निक फ्यूरी बोलते हैं मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे लिए काम करती हो, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और ये इसी तरीके से होगा कि किसी को पता ना चले, जितने कम लोग इस बारे में जानेंगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ये मिशन होगा। तो इसलिए तुम सिर्फ मुझे डायरेक्ट आके रिपोर्ट करोगी और किसी को नहीं। अब जाओ जाके अपनी पावर्स वापसी ले लो और काम पर लग जाओ। और हम देखते हैं जेसिका जो है हाइड्रा के पास जाती है अपनी पावर्स वापसी लेने के लिए और वो बताती है कि उसका ऑपरेशन जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक चला, उसके बाद जाके उसको अपनी पावर्स वापसी मिली। और वो बताती है एग्जैक्टली 17 महीनों तक उसका ऑपरेशन चलता रहा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, तब जाके उसको उसकी पावर्स वापसी मिली। और वो बताती है कि इसकी पावर्स वापसी तो आ गई लेकिन पहले से कुछ ज़्यादा अच्छी हो गई, मतलब अब वो उड़ सकती थी, पहले वो सिर्फ ग्लाइड करती थी लेकिन अब वो थोड़ा बहुत उड़ भी सकती है। कैप्टन को बताती है कि तब से लेकर आज तक हर एक सेकंड जो हूँ मैं एक डबल एजेंट की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मैं यहाँ की बातें सिर्फ वहाँ करती रहती हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे कि अपनी स्टोरीज़ पुरानी सुना रही होती है कि किस तरह वो निक फ्यूरी को इन्फॉर्मेशन ला के दे रही होती है और वहाँ पर हाइड्रा के एजेंट्स को जाके दे रही होती है इन्फॉर्मेशन, मतलब ये दोनों तरफ से फंस चुकी है। मैं हाइड्रा के लिए और शील्ड दोनों के लिए इस तरह से ही काम कर रही हूँ और जो मुझे निक फ्यूरी नॉलेज देते हैं वो मैं जाके हाइड्रा को बता देती हूँ। ये सब बहुत अरसे तक ऐसे ही ठीक चलता रहा लेकिन फिर वो मनुष्य तुम लोगों की सीक्रेट वॉर आ गई। अब यहाँ पे अगर आपको पता नहीं कि सीक्रेट वॉर क्या चीज़ है तो यहाँ पे ये एक ऐसा इवेंट हुआ था एवेंजर डिसअसेंबल के बाद जिसमें निक फ्यूरी ने कुछ हीरोज़ को ले जाके लैटविरिया के ऊपर हमला कर दिया था और उसके बाद से निक फ्यूरी अंडरग्राउंड हो गए थे। यही वजह है कि निक फ्यूरी जो है शील्ड के कमांडर नहीं रहे हैं अब और मारिया हिल जो है शील्ड की कमांडर बन गई है, जिसकी वजह से एवेंजर्स और शील्ड दोनों को मुश्किलें हो रही हैं। और हमें से किसी को भी अभी तक ये नहीं पता कि निक फ्यूरी आखिरकार कहाँ भागे हुए हैं, वो बस अंडरग्राउंड हुए हुए हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है और अगर आप चाहते हैं इस स्टोरी को जानना जो कि सीक्रेट वॉर की स्टोरी है जिसमें निक फ्यूरी ने लैटविरिया के ऊपर हमला करा था कुछ एजेंट्स को और कैप्टन अमेरिका की मदद से, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद का जो इवेंट होगा मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि निक फ्यूरी इस वक्त कहाँ गायब हैं। तो हम वापसी अपनी स्टोरी पे कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि निक फ्यूरी एक दिन जो है जेसिका को फ़ोन करते हैं, मतलब ये जेसिका जो है अपनी स्टोरी ही सुना रही है कैप्टन अमेरिका को। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि मेरी बात गौर से सुनो जेसिका, अब मैं कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होने वाला हूँ। तो जेसिका एकदम हैरत में आ जाती है। निक फ्यूरी बोलते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है लैटविरिया के ऊपर हमला करके तकरीबन 1 साल पहले, और अब उसकी भरपाई मुझे करनी होगी, तो इसलिए अब मैं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो रहा हूँ क्योंकि सारी गवर्नमेंट वगैरह सब मेरे पीछे पड़ चुके हैं और मुझे माफ़ कर देना जैस, मेरे ख्याल में ये हमारे मिशन का एंड है। तो ये सुन के एकदम जेसिका हैरत में आ जाती है और बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, तुमने मुझे इन सब के बीच में फंसा दिया, अब मैं क्या करूँगी, मैं अब हाइड्रा का साथ दूँगी। निक फ्यूरी बोल रहे हैं अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर अब तुम शील्ड के अंदर भी होगी तो शील्ड के लोग भी तुमसे यही कहेंगे कि निक फ्यूरी को ढूंढो और मार दो। और वो बोलते हैं मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए कितना बुरा है लेकिन तुम्हें मेरे बारे में पता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी जानबूझ के ऐसा नहीं करता। और निक फ्यूरी ये बोल के चले जाते हैं वहाँ से। तो फिर हम दोबारा कैप्टन अमेरिका के पास शिफ्ट होते हैं और जेसिका बोलती है तो ये थी सारी कहानी, और वो बोलती है कि अब शील्ड के अंदर किसी को भी नहीं पता कि मैं किसके लिए काम कर रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। तो अब बताएं कैप्टन अमेरिका कि मैं क्या हूँ, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं गद्दार हूँ, क्या मैं डबल एजेंट हूँ। अब आप खुद ही बताइए कि मुझे इस सिचुएशन में किसने डाला है। मैं जिसके लिए काम कर रही थी वही अब अंडरग्राउंड हो गया है, तो मैं कहाँ इन सब के बीच में फंस गई हूँ। ये सब कुछ तो चल ही रहा था लेकिन उसके बाद आप आ गए ऊपर से और आपने मुझे एवेंजर्स के अंदर भी भर्ती कर लिया। तो आप सोचें मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ हो गई हैं और मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ और किसको बताऊँ कि किस पे भरोसा करूँ। हम लोग यहाँ से फिर सैवेज लैंड चले गए, वहाँ हमें जाके पता चला कि मैं जिस शील्ड के अंदर काम कर रही थी वो भी करप्ट हो चुकी है। और फिर हम वहाँ से जापान चले गए और वहाँ पे मुझे हाइड्रा यानी मैडम हाइड्रा दिख गई और उन्होंने मुझे ऐसा करने से कहा। तो अब मेरे पास क्या चॉइस रह गई थी, मैं क्या करती। अगर मैं उनको वहाँ से छुड़वाती नहीं तो मेरा भांडा फूट जाता। तो यहाँ पे जेसिका जो है रोना शुरू हो जाती है और बोलती है कि कैप्टन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं मर जाऊँ। तो कैप्टन अमेरिका खामोशी से उसकी सारी बात सुनते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि निक फ्यूरी कहाँ है। तो जेसिका बोलती है कि मुझे नहीं पता कैप्टन। तो कैप्टन बोलते हैं क्या तुम लोगों को उस पर यकीन है जो उसने सब कुछ कहा। और हम देखते हैं कि पीछे सारे एवेंजर्स बैठ के जेसिका की कहानी सुन रहे होते हैं। वुल्वरीन बोलता है मेरे ख्याल से तो ये सच बोल रही है क्योंकि इसके पास से कोई बदबू नहीं आ रही, क्योंकि जब भी कोई झूठ बोलता है मुझे पता चल जाता है, लेकिन फिर भी ये तो एक एजेंट है और इसका तो काम ही यही है। आयरन मैन बोलता है कि इसकी हार्ट और ब्रेन वेव्स भी बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रही है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मुझे इस पर यकीन है। तो लूक केज बोलता है कि अगर तुम्हारे साथ निक फ्यूरी ने ये सब करा है तो सही है, इस क्लब के अंदर तुम्हारा स्वागत है क्योंकि निक फ्यूरी हमारे साथ भी सब कुछ ऐसा कर चुका है। और सेंट्री बोलता है कि मैं ग्रुप के साथ हूँ, जो ग्रुप बोलेगा मैं वही बोलूँगा क्योंकि मैं इस वक्त कुछ खुद से नहीं बोल सकता हूँ, मैं किसी को जानता नहीं हूँ।
कैप्टन अमेरिका बोलते हैं जेसिका अब से तुम एक एवेंजर हो, अब कोई सीक्रेट नहीं, कोई झूठ नहीं। अगर तुम चाहती तो कल उस रात वाले हादसे से बच सकती थी। अगर तुम हमारे साथ काम करती, तुम वहाँ पे भाग के गई तो तुम्हें मैडम हाइड्रा से सामना करना पड़ा, वरना तुम हमारे साथ भी रह सकती थी। और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मैं भी एक शील्ड एजेंट हूँ और मैं भी एक एवेंजर हूँ और तुम भी इसी तरह एक शील्ड एजेंट और एवेंजर हो, तो हम लोग ये जो है आपस में मिलकर सॉल्व कर ही लेंगे। इतनी देर में हम देखते हैं कि जेसिका का फ़ोन बज रहा होता है और वो फ़ोन उठाती है और बात करती है और बोलती है कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे यहाँ पर फ़ोन नहीं करिएगा। और फिर जेसिका बोलती है कि कैप्टन ये फ़ोन आपके लिए है। और उस फ़ोन के अंदर से हम एक हेलोग्राम निकलते हुए देखते हैं जो कि निक फ्यूरी का होता है। और निक फ्यूरी बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग एवेंजर्स। और निक फ्यूरी बोलते हैं कि जेसिका के ऊपर इतना ज़्यादा सख्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको इस इम्पॉसिबल सी पोजीशन में मैंने ही डाला है। मतलब अभी जेसिका ने बोला था कि निक फ्यूरी चले गए मुझे छोड़ के, उसके बाद मुझे निक फ्यूरी से कुछ नहीं पता, अब मुझे नहीं पता मैं किसको रिपोर्ट करूँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि निक फ्यूरी से अभी भी जेसिका का कॉन्टैक्ट चल रहा है, जबकि निक फ्यूरी भी अंडरग्राउंड है। तो यानी कि जेसिका समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कितनी शातिर एजेंट है कि वो कैप्टन अमेरिका से झूठ बोलने में सक्सेसफुल रही। तो अब निक फ्यूरी खुद बता रहे हैं कि मैं जो हूँ अंडरग्राउंड हुआ हूँ, मैंने कुछ गलतियाँ कर दी हैं। और वो ये भी बताते हैं कि शील्ड जो है अंदर से ख़त्म हो चुका है और मुझे ये सारी बातें पता चल चुकी हैं। और कैप्टन अमेरिका पूछते हैं कि फ्यूरी तुम आखिरकार हो कहाँ। निक फ्यूरी बोलता है उन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम्हारे पास और भी बड़े मसले हैं जिन पर तुम्हें नज़र रखनी चाहिए। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि किस तरह की मुश्किलें हैं हमारे सामने। निक फ्यूरी बोलता है ज़रा टीवी खोल के तो देखो और मुस्कुराना नहीं भूलना। और हम देखते हैं जैसे ही टीवी खोलते हैं एवेंजर्स, वो देखते हैं, हम देखते हैं कि टीवी जैसे ही खुलता है तो हम देखते हैं वहाँ पे अजीब अजीब र्यूमर्स चल रहे होते हैं न्यूज़ के अंदर कि टोनी स्टार्क ने बहुत सारे अजीब व गरीब लोगों को अपने टावर के अंदर रख लिया है। और एवेंजर्स का क्वीन जेट हमने देखा है न्यूयॉर्क के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि न्यू एवेंजर्स की टीम अभी तक ऑफिशियली किसी के सामने नहीं आई है। तो अभी तक हमें सिर्फ टीवी पे र्यूमर्स नज़र आ रहे हैं कि टोनी स्टार्क ऐसा है, टोनी स्टार्क वैसा है। तो टोनी स्टार्क बोलता है टीवी देखिए कि हमें इन सब के बारे में जापान जाने से पहले ही सोचना चाहिए था। और टोनी बोलता है कि जारवेस मार्था को न्यूयॉर्क वाले ऑफिस में फ़ोन करो और उसको बोलो कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ले ताकि हम लोग 6 बजे वहाँ पे पहुँच सकें। और आयरन मैन बोलता है कि ऑल राइट किड्स, अब वक्त आ गया है कि दुनिया नए एवेंजर से मिले। लेकिन स्पाइडरमैन बहुत डर रहा होता है और वो बोलता है क्या मिस्टर स्टार्क हम दोबारा जाके उन निंजास से ही लड़ लें। फिर उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं मिस मार्वल के पास, यानी कैरल डानवर्स के पास। ये वही कैरल डानवर्स हैं जो आगे जाके कैप्टन मार्वल बनेगी, लेकिन इस वक्त कॉमिक के अंदर ये मिस मार्वल के नाम से ही जाने जाती हैं। और हम वहाँ देखते हैं कि वो क्लॉ से लड़ रही होती है जो कि ब्लैक पैंथर का विलन है, और वो अपने साउंड प्रोड्यूसिंग वेपन से जो है उनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कैरल डानवर्स जो है उसकी सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं और उसको मार देती हैं। और वहाँ पे जब हो जाता है तो वहाँ पे सोल्जर्स आते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं। और वो लोग बताते हैं कि आज एवेंजर्स ने एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी है आफ्टरनून के बाद। तो ये सुन के कैप्टन मार्वल थोड़ी हैरत में आ जाती है और बोलती है वाकई में। तो वो सोल्जर से पूछते हैं कि क्या आपको नहीं पता, आप भी तो एक एवेंजर्स का हिस्सा थी, क्या अब आप एवेंजर्स नहीं हैं। तो ये सुन के जो है कैरल डानवर्स सीधा एवेंजर्स टावर पे पहुंचती है और पता लगाती है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। और कैप्टन मार्वल जैसे ही वहाँ पे आती है वो सब लोग कैप्टन मार्वल को देख के काफ़ी खुश होते हैं और वो कैप्टन अमेरिका से बोलती हैं कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो कैप्टन अमेरिका पूछते हैं क्या तुम एवेंजर्स की टीम ज्वाइन करने के बारे में बोल रही हो। मिस मार्वल पूछती है कि सच में मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि वंस एन एवेंजर ऑलवेज एन एवेंजर। तो मिस मार्वल बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे कुछ और बात करने आई हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे मिस मार्वल जो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कशन कर रही होती हैं और वो बता रही होती हैं कि जब से हाउस ऑफ एम का इवेंट हुआ है मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग गई हूँ, क्योंकि हाउस ऑफ एम के इवेंट के अंदर एक मैं बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, लोग मुझे पूछते थे, लेकिन इस वाली रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगा इसकी ये वाला इशू जो था हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद आया था। और आपको पता है हाउस ऑफ एम के इवेंट में क्या हुआ था कि पूरी की पूरी रियलिटी चेंज हो गई थी और उसमें मिस मार्वल जो है एक सेलिब्रिटी बन गई थी सुपर हीरो के साथ साथ। अगर आपको वो इवेंट देखना है तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ है। तो कैप्टन अमेरिका उसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो सब छोड़ो, तुम तो यहाँ पे भी एक रियल हीरो हो, चाहे तुम्हारी पब्लिसिटी हो या ना हो। लेकिन हम यहाँ पे ये इस कन्वर्सेशन से सिर्फ ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो हाउस ऑफ एम का इवेंट हुआ था उसके असरात सारे सुपर हीरोज़ के ऊपर अभी तक मौजूद हैं। लेकिन कैप्टन अमेरिका उसको मना लेते हैं और बोलते हैं कि तुम बस जो काम कर रही हो वो करते रहो और तुम आज भी लोगों के दिल में बसी हुई हो, क्योंकि तुम एक एवेंजर थी। तुम बस लोगों की मदद करते रहो और इससे हमें खुशी मिलती रहेगी। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क जो है वुल्वरीन को मना रहा होता है कि तुम्हें टीवी पे जाके बात करनी है तो अपना हुलिया सही कर लो। तो वुल्वरीन फ़ौरन गुस्से में बोलता है कि मुझसे ये सारे फजूल के काम नहीं करवाया करो, मैं जाके बंदरों की तरह नाचने वाला नहीं हूँ स्टेज के ऊपर स्टार्क। तो टोनी बोलता है अब हम एवेंजर्स हैं और हमें ये सब करना होगा। तो लेकिन जो है लोगन वो साफ साफ मना कर देता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो स्टार्क जो है फिर लूक केज के पास जाता है और पूछता है कि हाँ तुम तैयार हो लूक। तो लूक बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पाइडरमैन दीवार से चिपक के बैठा हुआ होता है और वो बहुत डरा हुआ होता है। हमें पता है कि स्पाइडरमैन को जो है प्रेस वगैरह से हमेशा से डर लगता है, लोगों को उसको फेस करने से डर लगता है। आयरन मैन उसको बोलता है कि बस चलो अब तुम बच्चे नहीं हो, बड़े हो जाओ और अब तुम अब से एवेंजर्स हो और जाके अपनी एंट में और मेरी जैन को बोलो कि घर चले जाएँ, क्योंकि वो यहाँ पे 27 मिनट्स में आने वाला है। तो स्पाइडरमैन पूछता है कौन आने वाला है।
और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे जे जोना जेमरसन डेली ब्यूगल से आया हुआ होता है मिस्टर स्टार्क से मिलने, क्योंकि मिस्टर स्टार्क ने उसी को यहाँ पे बुलाया होता है इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे आगे बढ़ाने के लिए। और हमें पता है कि जे जोना जेमरसन और स्पाइडरमैन का रिलेशनशिप कैसा है। तो स्पाइडरमैन अभी यहाँ पे और ज़्यादा डर गया होता है जे जोना जेमरसन को देख के, और वो जे जोना जेमरसन पूछ रहा होता है कि तुम्हारी नई टीम के अंदर कौन कौन है, मुझे इन सबके बारे में बताओ। तो कैप्टन अमेरिका सबके बारे में बताते हैं, लेकिन जे जोना जेमरसन जो है स्पाइडरमैन की तरफ देख के बोलता है कि तुमने इसको यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जे जोना जेमरसन डेली ब्यूगल में स्पाइडरमैन के बारे में हमेशा बुरा ही छापते हैं, तो वो यहाँ पे स्पाइडरमैन को देख के खुश नहीं थे। लेकिन टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका समझाते हैं कि इसने हमारी बहुत मदद करी है, ये एक सुपर हीरो है, आप इसके बारे में ऐसा सोचना छोड़ दें कि ये एक मैरन्स है। तो जे जेमरसन बोलते हैं चलो ठीक है, और हम देखते हैं कि वो जाके स्पाइडरमैन से हाथ मिला लेते हैं। ये देख के सारे एवेंजर्स और डेली ब्यूगल के लोग हैरान हो जाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका अपनी नई एवेंजर्स की टीम को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें सेंट्री, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, स्पाइडर वुमन और लूक केज होते हैं। उसके फ़ौरन बाद का हम नज़ारा देखते हैं कि जब वो लोग वापसी टावर में आते हैं, टोनी स्टार्क गुस्से में चीख रहा होता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि जे जोना जेमरसन ने इनके साथ गद्दारी करी है। जे जोना ने इनके बारे में न्यूज़पेपर में छाप दिया कि टोनी स्टार्क ने बहुत सारे मर्डर्स को अपने घर में जमा किया हुआ है, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, और उन्होंने स्पाइडरमैन को अपनी टीम में रखा हुआ है जो कि एक क्रिमिनल है। ये सुन के स्पाइडरमैन और रोना शुरू कर देता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि मुझे इस टीम में नहीं आना है और मुझे न्यूज़ में नहीं आना है। ये देख के सारे एवेंजर्स जो हैं बहुत गुस्सा होते हैं, और कैप्टन अमेरिका भी बोलते हैं कि मुझे जे जोना से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ये हमारे साथ ऐसा करेगा। तो जैसिका जो होती है वो बाहर जा रही होती है, तो वुल्वरीन बोलता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे अकेले जाने दो, मुझे कुछ टाइम अकेले बिताना है, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक कभी और पीने चलूँगी। और हम देखते हैं कि वो जाके एक बार के अंदर बैठती है, और अंधेरे में से एक आदमी निकल कर आता है जो कि उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा होता है। जैसा कि आपको पता है कि ये हाइड्रा के लिए काम कर रही थी, और वो बोलता है कि तुम तो अब सुपरस्टार बन गई हो। तो जैसी बोलती है मैं इस वक्त बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। और तो वो पूछता है चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ कि वो उन लोगों ने मैडम हाइड्रा वाला कनेक्शन तुम्हारा पकड़ तो नहीं लिया। तो वो बोलती है हाँ जाहिर सी बात है, उन लोगों ने मेरा वो कनेक्शन पकड़ लिया, उन सब ने देख लिया था, और कैप्टन अमेरिका तो देखते ही समझ गए थे। क्या तुम लोग पागल हो कि मैडम हाइड्रा पागल है जो उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। और वो पूछती है क्या मैडम हाइड्रा जिंदा है। तो वो आदमी बताता है हाँ वो जिंदा है और वो सही सलामत है, उसके पास एंटी ग्रेविटी बूट्स थे, जिसकी वजह से वो किसी ना किसी तरह ओसाका वापसी चले गई, और हमने उसको वहाँ से दोबारा पिक कर लिया। और वो पूछता है कि तुमने एवेंजर्स को सब बता दिया और एवेंजर्स ने तुम्हें माफ़ कर दिया। वो बोलती है हाँ मैंने तकरीबन उनको हर चीज़ बता दी, साफ साफ बता दी। और वो पूछता है अच्छा तो निक फ्यूरी का क्या हुआ। तो जेसिका बताती है कि हाँ निक फ्यूरी दोबारा गेम में लौट आया है। तो वो पूछता है क्या वो सच में बाहर आ गया है। तो जेसिका बोलती है नहीं नहीं वो बाहर तो नहीं आया, लेकिन उसने मुझसे ये कहा है कि वो अवेंजर्स के साथ मिलकर एक सीक्रेट टीम बनाएगा और वो तुम लोगों को नीचे गिरा देगा। तो वो आदमी सुन के बोलता है कि वाओ ये तो एक बहुत ज़बरदस्त खबर तुमने हमें लाके दी है, और इस इन्फॉर्मेशन के बदले तुमने अपनी ज़िंदगी एक दिन और बढ़ा ली। तो यहाँ पे हमारे ये इश्यूज़ ख़त्म होते हैं और ये स्टोरी आर्क यहीं ख़त्म होता है। अब इसकी एंडिंग पर अगर आप गौर करें तो आप थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि जेसिका की स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा अजीब चल रही है। हम शुरू से उसको देख रहे हैं कि वो किसी से बात कर रही है, मिल रही है, जुल रही है। वो हमें आज पता चला कि वो जो है हाइड्रा से मिली हुई है, लेकिन कैप्टन अमेरिका के पूछने में उसने ये बताया कि हाइड्रा से वो इसलिए मिली थी ताकि वो निक फ्यूरी को हाइड्रा की इन्फॉर्मेशन दे सके। और फिर उसने ये बताया कि निक फ्यूरी अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो अब वो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। लेकिन उसके बाद फिर निक फ्यूरी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मैं जेसिका से बात करता हूँ, हमारी बात होती है, लेकिन मैंने उसको मना करा था कि किसी को नहीं बताना। लेकिन अब हम यहाँ दोबारा देख रहे हैं कि वो हाइड्रा को आके ये वाली इन्फॉर्मेशन भी दे रही है कि वो निक फ्यूरी जो है इन लोगों को गिराने वाले हैं, और वो अंदर से सीक्रेट तौर पे काम कर रहे हैं एवेंजर्स के साथ मिलके। तो यहाँ पे मैं और आप सब भी कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इस कॉमिक्स बुक की यही तो ख़ास बात है कि इसके हर स्टोरी आर्क के एंड में एक नया सस्पेंस आ जाता है, जिसके लिए आप और ज़्यादा इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अभी हाइड्रा को जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है, और इससे हमें ये लग रहा है कि ये शील्ड या निक फ्यूरी के लिए नहीं बल्कि हाइड्रा के लिए ही काम कर रही है। सो गाइस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये किसके लिए काम कर रही है असल में, एवेंजर्स, शील्ड, हाइड्रा या निक फ्यूरी। मुझे कमेंट में ये बात ज़रूर बताइएगा। सो गाइस आई होप कि आपको ये स्टोरी यार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। हमने इसमें रॉनिन की बुद्धि को सुलझाया कि रॉनिन असल में है कौन, जिसको हम सब लड़का लड़का समझते हुए आ रहे थे। हम क्या अवेंजर्स भी लड़का समझ रहे थे उसको, वो असल में एक लड़की निकली जो कि एको के नाम से है। और हमने जेसिका ड्रू के एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी आर्क को देखा, और हम अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे। लेकिन इसकी स्टोरी जैसे जैसे आगे जाती जाएगी आपको और ज़्यादा मज़ा आता रहेगा। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के और ऑसम कॉमिक बुक सीरीज़ देखने के लिए। अब जो है मैं न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ से थोड़े दिन का गैप लूँगा, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा क्या अब मैं सेंट्री का वॉल्यूम 2 आपके साथ एक्सप्लेन करूँ, जिसमें हमें पता चलेगा कि सेंट्री कहाँ पे था जब ये लोग जापान गए थे,
या फिर मैं सीक्रेट वॉर का इवेंट शेयर करूं जिसमें निक फ्यूरी ने जो गलती करी थी उसकी वजह से आज वो छुप के घूम रहे हैं, और आपको उसमें पता चलेगा कि मारिया हिल जो है डायरेक्टर ऑफ शील्ड किस तरह बनी और निक फ्यूरी किस तरह से बागी बन गए। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं सेंट्री का इशू शेयर करूँ या फिर सीक्रेट वॉर का। जो कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा मिलेंगे मैं उसी इशू के ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और न्यू एवेंजर्स की इस सीरीज़ से थोड़े दिन का गैप लेंगे हम लोग। सो गाइस, दिस इज़ स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।